प्रिय सज्जनों एवं देवियों, आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं। आज की वार्ता में विगत सप्ताह की कुछ प्रमुख घटनाओं की चर्चा करेंगे। पहला विषय है अप्रवासी भारतीय दिवस। आप सभी को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि यदि विदेशों में बसने वाला विश्व का कोई सबसे बड़ा समुदाय है तो वह हम भारत निवासियों का ही है। इस समय लगभग 3 करोड़ 20 लाख भारतीय मूल के लोग विश्व भर में फैले हुए हैं। ये विश्व के सभी 6 महाद्वीपों अर्थात उत्तर और दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में बसे हुए हैं। एशिया के विभिन्न देशों में भी इनका निवास है। संख्यात्मक दृष्टि से सबसे ज़्यादा भारतीय संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं, जहां इनकी संख्या 44 लाख है। उल्लेखनीय यह है कि इनमें अधिकांश उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति हैं जो इस देश में अच्छे पदों पर काम करते हैं। तथ्य तो यह भी है कि अनेक क्षेत्रों में ये फॉर्च्यून 500 कंपनियों का संचालन करते हैं। इनमें कुछ प्रमुख नाम हैं सत्या नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, या सुंदर पिचाई जो गूगल के प्रमुख हैं। इसी तरह विवेक सुंदरन अमेरिका की सबसे बड़ी ड्रग्स एंड फूड रिटेल चेन एल्बर्टसन्स कंपनी के सीईओ हैं। अमेरिका में ही बसे कुछ भारतीय मूल के नागरिकों को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, जैसे अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र में तथा वी रामकृष्णन को रसायन शास्त्र में। भारतीय मूल के प्रवासियों ने शिक्षा, चिकित्सा, समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में भी बहुमूल्य योगदान दिया है। साथ ही वे राजनीति में भी सक्रिय हैं तथा स्टेट लेजिस्लेचर तथा अमेरिकी कांग्रेस में कार्यरत हैं। इसी प्रकार यूएई में भी 34 लाख भारतीय मूल के लोग विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय ही नहीं हैं बल्कि उल्लेखनीय रूप से सफल हो रहे हैं। जैसे रिटेल व्यवसाय में यूएई के अरबपति यूसुफ अली, हेल्थ केयर के डॉक्टर BR शेट्टी तथा अरबपति व्यवसायी विकी जगतियानी। विश्व में अन्यत्र भी ऐसे भारतीय प्रवासी उच्चतम पदों पर प्रतिष्ठित हुए हैं, जैसे मॉरिशस, सूरीनाम, ट्रिनिडाद, सिंगापुर या गुयाना, जहां वे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी भारतीय मूल के हैं और हिंदू धर्म के कठोर अनुयायी हैं। आयरलैंड के प्रधानमंत्री डॉक्टर लियो वराडकर भी भारतीय मूल के ही हैं। यह श्रेय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है कि उन्होंने अप्रवासी भारतीय समुदाय के इन लोगों को अपनी मातृभूमि से एक जीवंत संबंध बनाने का अथक प्रयास किया। उन्होंने सन 2002 से अप्रवासी भारतीय दिवस के माध्यम से विदेशों में रहने वाले भारतीयों को हर वर्ष सम्मानित करने तथा उनसे सौहार्दपूर्ण वातावरण में मिलने के हेतु यह आयोजन प्रतिवर्ष शुरू किया। इन भारतीय अप्रवासियों ने भी इस आयोजन को सहर्ष स्वीकार किया तथा वे हर वर्ष बड़ी संख्या में अपनी मातृभूमि से पुनः जुड़ने के लिए आ रहे हैं। इस वर्ष का आयोजन 8 से 10 जनवरी को भारत के सबसे स्वच्छ नगर इंदौर में भव्यतापूर्ण तरीके से आयोजित किया जा रहा है। इस प्रकार इस नगर को अपने समर्पित प्रयासों के लिए गौरवान्वित किया जा रहा है, क्योंकि इंदौर पिछले 6 वर्षों से स्वच्छता में अपना सर्वोच्च स्थान बनाए हुए है। इस नगर में आयोजन होना मध्य प्रदेश के लिए भी प्रतिष्ठा की बात है, जिसने कृषि में 10% प्रतिवर्ष से ऊपर कई वर्षों तक उत्पादन में वृद्धि की है। दूसरा विषय है क्या नया वर्ष शुभ होगा। 2023 शुरू हो चुका है और लेकिन नया वर्ष एक शंकास्पद वातावरण में शुरू हो रहा है। लगभग 3 साल तक तो कोविड-19 का प्रकोप रहा, जिसमें लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी और वह आपदा खत्म भी नहीं हुई थी कि अचानक फरवरी 2022 से यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया। अब आज की दुनिया में सभी देश एक दूसरे से इतने जुड़े हैं कि संकट कहीं भी हो उसका असर विश्वव्यापी होता है। रूस समूचे यूरोप को ऊर्जा
और अनाज निर्यात करने वाला एक प्रमुख देश है। यूक्रेन भी गेहूं का निर्यात बड़ी मात्रा में करता था। इस युद्ध से ऊर्जा और अनाज का संकट समूचे विश्व में फैल गया है। फलतः हर जगह महंगाई बढ़ी है और आर्थिक प्रगति अवरुद्ध हुई है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की प्रमुख क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा ने हाल ही में कहा भी था, हमें आशंका है कि 1/3 विश्व इस वर्ष मंदी का शिकार हो सकता है, क्योंकि विश्व की 3 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं अर्थात अमेरिका, यूरोपियन यूनियन जिसमें 27 देश शामिल हैं तथा चीन में मंदी आ गई है। इस कारण साल 2023 सभी के लिए कुछ मायनों में निराशाजनक हो सकता है, ये उन्होंने कहा था। तीसरा विषय, लेकिन क्या भारत फिर भी अपनी विकास यात्रा जारी रख सकेगा? ये तीसरा विषय। लेकिन इस अंधकार में फिर भी भारत अपनी विकास यात्रा जारी रखे हुए है। एक कारण तो यह है कि हमने कोविड जैसी महामारी का जिस संकल्प और तैयारी से सामना किया, उसी से हम इस भयावह बीमारी से उबर सके। दूसरा कारण यह भी है कि दूसरे देशों की अपेक्षा हम निर्यात पर उतना निर्भर नहीं हैं। 1.35 अरब आबादी वाले हमारे देश में सभी उत्पादों के लिए एक बड़ी मंडी स्वतः ही उपलब्ध है। सरकार की उदारवादी नीतियों ने भी उद्योग और व्यवसाय को पनपने में पर्याप्त समर्थन दिया है। अतः हम अभी भी कम से कम 6.5% की दर से अपनी जीडीपी में वृद्धि करते जा रहे हैं, जो विश्व में सबसे अधिक है। यदि यह क्रम चलता रहा तो अगले 4 सालों में हम 5 से 6 ट्रिलियन डॉलर की विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकेंगे। स्वभावतः ऐसी वृद्धि से सभी जनों का जीवन स्तर भी बढ़ेगा। भारत की अर्थव्यवस्था किस तरह पटरी पर बनी हुई है, इसका एक प्रमाण है ऑटो इंडस्ट्री का तेजी से विकास। उदाहरणार्थ, इस साल जितनी कारें व एसयूवी बिकीं, उतनी पहले कभी नहीं बिकी थीं। इस साल ये बिक्री 38 लाख रही, जबकि पिछले वर्ष 33 लाख कारें ही बिकी थीं। इनमें भी सबसे ज़्यादा बिक्री एक स्वदेशी कार निर्माता टाटा मोटर्स की हुई। टाटा ने इस साल 5,30,000 कारें बेची, जबकि पिछले वर्ष वह केवल 3,30,000 कार ही बेच पाया था। इस प्रकार उसकी बिक्री 61% बढ़ी। कार उद्योग देश के आर्थिक विकास में बड़ा योगदान देता है, क्योंकि ये लाखों लोगों को रोजगार मुहैया कराता है। टाटा मोटर्स की उल्लेखनीय वृद्धि में उसके द्वारा बाजार में उतारी नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, जो वाजिब दामों पर मिल रही हैं। कुल मिलाकर लगता यह है कि कम से कम भारत के लिए यह नया वर्ष अच्छा ही रहेगा। हमारा आर्थिक तथा सामाजिक विकास और गति पकड़ेगा। यदि ये वार्ता आपको उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।